अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले पूरी स्टोरी सुन लो ध्यान से। पाब्लो एस्कोबार जानते हो सारे, ड्रग डीलर था। कौन सी वाली ड्रग ज्यादा? कोकेन। कोकेन का लॉर्ड भी उसको बोल देते थे। तो अब कोकेन की इतनी ड्रग डीलिंग जब कर ली तो पैसा भी जेब में ठीक ठाक आता है, और जब पैसा आता है तो जू भी बनते हैं कि मेरे पास तो प्राइवेट जू भी होना चाहिए। तो वैसे उसने भी एक प्राइवेट जू बनाया था, और उस प्राइवेट जू में उन्होंने बोला मैंने ना हिप्पोस लेके आने हैं। और यूएस, अब देखो डायरेक्टली साउथ अफ्रीका वगैरह से वो लेके नहीं आए थे, और यूएस में ऑलरेडी अवेलेबल थे तो वहीं से परचेज करा, और 1981 में कुछ हिप्पोस को वो परचेज करते हैं और कोलंबिया ले आते हैं। अब कोलंबिया को मैप पे देखोगे तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये आ गया कोलंबिया वाला पार्ट, दिस वन, ये कोलंबिया। और यहाँ पे कैपिटल इज बोगोटा, और यहाँ पे एक कार्टेगेना लोकेशन भी है। कार्टेगेना का क्या, हाँ प्रोटोकॉल आगे किसके ऊपर था? ये प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पे था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारी बाकी की स्पीशी के ऊपर, उसको चेक करने के लिए कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हुआ था। चलो इसको छोड़ दो। अब ये आ गया आपका, और ये लोकेशन है मेडेलिन। मेडेलिन कार्टेल को ही तो हैंडल करता था पाब्लो एस्कोबार। अब ये जो पाब्लो एस्कोबार था, इसने बोला कि हिप्पोस लेके आने हैं। तो शुरुआत में जो इसने हिप्पोस लाए थे वो थे टोटल 4। 4 में 3 ये फीमेल्स लाया था और 1 मेल लेके आया था, क्योंकि फिर ब्रीडिंग होनी थी तो पॉपुलेशन वैसे ही बढ़नी थी। पर 1993 में कहीं बोलते हैं असैसिनेशन हुआ था, कहीं बोलते थे जंप लगा दी थी तो सुसाइड करा था, पर जो भी है मर गया पाब्लो एस्कोबार। अब 1981 में वो हिप्पोस ले आया अपने जो प्राइवेट जू था उसमें, और साइड में ना एक रिवर थी। रिवर का नाम किसी को ध्यान हो? हाँ, मेट गैलेना। अब ये मेट गैलेना नाम की रिवर थी, तो हिप्पोस बोला कि हमारा जो लॉर्ड था वो तो चला गया, तो हमने क्या करना है इस प्राइवेट जू में रह के, तो वो चले गए इस रिवर के अंदर, मेट गैलेना रिवर जो थी। अब हुआ क्या, जब इस रिवर में आए तो अब इनको मिल गया खुला एरिया। खुला एरिया मिला खाने के लिए, घास भी ज्यादा मिली। हर्बीवोर्स होते हैं ये हिप्पोस, ज्यादा इनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो हर्बीवोरस ही रहती है। अब हुआ क्या है, इनको 35 किलो तक की घास चाहिए होती है एक रात के लिए, मतलब 35 किलो घास तो खानी है। अब इतनी घास खानी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके आगे पीछे और स्पीशीज होंगी, नेटिव स्पीशी होंगी, उनके लिए तो घास कम पड़ जाएगी। वैसा ही हुआ यहाँ पे, जो लोकल स्पीशी थी उनके लिए घास कम पड़ी और हिप्पोज ही खाए जा रहे हैं। और जब भी हिप्पोज की पिक्चर आप देखते हो, ये हमेशा ऐसी हरे पानी से ही निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इतना खाएंगे तो वेस्ट भी तो निकालेंगे। अब जब वेस्ट निकालेंगे वो होता है हाईली न्यूट्रिशियस। अब जब ज्यादा न्यूट्रिशन होता है तो इससे एल्गल ब्लूम हो जाती है पानी के अंदर। अब जब एल्गल ब्लूम, जिसको आप यूट्रोफिकेशन भी कहते हो, अब ये यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इतना वेस्ट मटेरियल निकाला। छतवीर जू में देखा होगा आपने, पिंक कलर का पानी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो इससे क्या दिख रहा है कि एक तो एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम है अगर इनका वेस्ट पानी में से साफ नहीं करा गया तो। नंबर 2, इतना ज्यादा ये वेस्ट क्रिएट करते हैं, रीजन खाते भी तो ज्यादा है। अब वाटर फिल्ट्रेशन भी आपको बार बार करनी पड़ेगी अगर अपने जू में रखा हुआ है, या वंतारा में ये कल को आते भी हैं। अभी के लिए कोलंबियन अथॉरिटी ने इस चीज को अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें दिख रहा है कि बड़े कॉस्टली पड़ेंगे ये जब भी हिप्पोस अगर आते हैं इनकेस तो। ये तो हुई इनकी स्टोरी। अब चलते हैं मेडगेलेना रिवर में। मेडगेलेना रिवर में ये हिप्पोस जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे इन्होंने ब्रीडिंग करना शुरू किया, क्योंकि अब एरिया ज्यादा था और इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं था वहां पे। तो पाब्लो देख रहा था पहले कि क्या इन्होंने खाना है, फिल्ट्रेशन करवानी है पानी की। अब रिवर है, रिवर आ गया नेचुरल इकोसिस्टम, ब्रीडिंग करना शुरू करी। 2007 में इनकी पॉपुलेशन पहुंच जाती है 17 के आसपास। बड़ा होता है ये साइज में, 3000 किलो का तो एक मेल हिप्पो का वजन ही होता है। इसके बाद 2014 का टाइम पीरियड आता है और पॉपुलेशन बढ़ी, 40 के आसपास ये पहुंचे, और अभी चल रहा है 2026, इनकी पॉपुलेशन पहुंच गई 170। 170 पहुंच चुकी है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क कोलंबियन गवर्नमेंट के पास उठा देता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो नेटिव स्पीशी है वो वहां से साफ होती जा रही है। और अजम्पशन दी है कोलंबियन गवर्नमेंट ने कि 1000 तक इनका नंबर पहुंचेगा बाय 2035। तो इन्होंने डिसाइड करा कोलंबियन गवर्नमेंट ने, एक काम करते हैं इन हिप्पोस को यूथेनेशिया दे देते हैं, मतलब इनकी स्लॉटरिंग कर देते हैं, और एक साथ सभी की नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी की स्लॉटरिंग करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको पकड़ने भी पड़ेंगे, और ये बहुत डेंजरस होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं हिप्पोस। फिर उसके बाद हुआ क्या, तो अनंत अंबानी एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, आपके जो 170 हिप्पोस है उनमें से 80 हिप्पोस मैं अपने वंतारा जू में ले आऊंगा, जमनागर गुजरात। और बोला कि मेरे पास एरिया भी काफी है तो मैं होल्ड भी कर पाऊंगा। अब ये जो हिप्पोस होते हैं, ये इनके ग्रुप्स तो बने होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, आप बोलते हैं कि हमारा अपना इंडिविजुअल ग्रुप है, हमें कोई और नहीं चाहिए इसमें। अभी तो बैठे हो सारे, पर कब लड़ाई हो जाएगी किसको है पता। वैसे ही हिप्पोस की स्टोरी है, इनका जो पॉड रहता है, एक ग्रुप रहता है, उसमें ये थोड़े मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं। तो मतलब अलग अलग वाटर बॉडी चाहिए होगी जब इनको 80 हिप्पोस को अगर रेलोकेट भी करा जाता है टू वंतारा, नंबर 1 रीजन।
एंड दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला, इनका जो वेस्ट मटेरियल है हाईली न्यूट्रिशियस पानी के लिए, और एल्गल ब्लूम क्रिएट कर देता है, और इसकी वजह से जो फिश वगैरह होंगी वो तो खत्म हो जाएंगी वैसे ही। क्यों? बैरियर एक्ट कर गया ना, सनलाइट ना पहुंच पा रही है, ना तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो पा रही है, तो वो तो खत्म हो जाएंगी स्पीशी। अब ये भी स्टोरी हुई इसके बाद। अब ऐसा नहीं था कि कोलंबियन गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं डाले थे कि हम इनकी पॉपुलेशन को जरा कंट्रोल करें। स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए 21-23 के टाइम पीरियड के आसपास, स्टरलाइजेशन शुरू करी। इवन एक वैक्सीन थी गोनाकॉन करके, उसे भी यूज करने लगे कि इनको स्टरलाइज करें जैसे जैसे, ताकि आगे ब्रीड करे तो पॉपुलेशन ही ना बढ़े। अब हुआ क्या कि इतना बड़ा हिप्पो है, 3000 किलो का इसका वजन है, इसको ट्रंकुलाइज करना इतना इजी भी नहीं है, और अगर आप सीडेटिव फेंकते भी हो तो वो शायद पानी के अंदर डूब जाएगा और आपके ऊपर चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे इनह्यूमेन एक्टिविटीज के। तो पकड़ना भी तो पड़ेगा ना, आपने सुला तो दिया उसको, पर पकड़ना भी पड़ेगा उसके बाद, तो डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये स्ट्रेस को लेके बड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हिप्पोज। अगर इनको थोड़ा सा भी ऐसे स्ट्रेस क्रिएट होता है ना बॉडी के अंदर, तो इनमें मायोपैथी हो जाती है। मायोपैथी का मतलब है इनकी हड्डियां, मसल वीक पड़ने लगते हैं, और जैसे कि नॉर्मली अपनी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते थे एक टाइम पे, वो खत्म हो जाते हैं। अगेन क्रूअल एक्टिविटी में उसको काउंट करा जाएगा, पर यूथेनेशिया से तो कम ही क्रूअल एक्टिविटी होगी। यूथेनेशिया तो मतलब आप स्लॉटरिंग करोगे इनकी। तो इसी वजह से अनंत अंबानी ने एक प्रॉपर लेटर लिख के भेजा कोलंबियन गवर्नमेंट को कि हम ले आते हैं अपने वंतारा जू में, बथेरी जगह है वहां पे, और वैसे भी बड़े सारी स्पीशी हम ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, ठीक है, एलिफेंट से लेके टाइगर सब कुछ है, और हमारे पास रेस्क्यू सेंटर भी है, तो यहाँ पे हम रेलोकेट कर लेते हैं। अब रेलोकेशन इतना भी इजी नहीं है, 3000 किलो का वजन है। अच्छा, स्टरलाइजेशन पे थे हम। अब हुआ क्या, स्टरलाइजेशन शुरू करी तो जो छोटे वाले मेल हिपोज होते थे उनको तो इन्होंने फटाफट से स्टरलाइज कर लिया, क्योंकि वजन अभी 1000 के आसपास लाया करेगा। वो जो मेल होता था डोमिनेटिंग वाला, हर एक सोसाइटी में एक डोमिनेट मेल आपको दिखाई देता है, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव, वो और ज्यादा ब्रीडिंग कर लेता था, उतने में पॉपुलेशन और बढ़ जाती थी। तो कोलंबियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो रुक ही नहीं रही है इनकी पॉपुलेशन, एक काम करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को ही रोक देते हैं, कि एक तो पैसा देना पड़ रहा है, ऊपर से लेबर भी तो बुलानी पड़ेगी ना आपको स्टरलाइज करवाने के लिए, इनको पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो इन्होंने वो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम रोका, और 26 में क्या बोल दिया कि स्लॉटरिंग ही कर देते हैं, यूथेनेशिया दे देते हैं, मतलब लीगल डोज दे देंगे, कोई ये मर जाएंगे। पर इससे कहीं ना कहीं फिर कुछ बॉडीज एक्टिवेट भी होंगी कि आप इतनी इनह्यूमेन एक्टिविटी कैसे कर सकते हो किसी भी एनिमल के साथ। ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी कैसे बनी लग गया ना पता स्टोरी का, इनकी एक्टिविटीज की वजह से, इनकी खाने की जो बिहेवियर है उसकी वजह से, और साइज इतना बड़ा है एक हिप्पो का उस वजह से। और एक टाइम पे एक ही हिप्पो को बर्थ देती है जो फीमेल हिप्पो होती है, 2 साल का टाइम पीरियड रहता है, 1 साल का जेस्टेशनल है, फिर 1 साल गैप आएगा ना, अगला रिप्रोड्यूसिंग जब पीरियड आएगा तो बेबी को नर्चर करना है, तो उस तरह से इनकी साइकिल चलती है। अब बोला गया अगर रेलोकेशन कर भी दी, मान लो वंतारा में ये ले भी आते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी। मतलब आपने यूथेनेशिया वाली जो एक्टिविटी थी वो रुकवा भी दी, पर फिर भी ये पॉपुलेशन 4 से 5 साल के अंदर खुद को दोबारा से रिकवर कर लेगी, ये उतने पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी 170 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कोलंबिया इस टाइम पे फेस कर रहा है। बाकी इनको कोकेन हिप्पोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पाब्लो के थे, ये नहीं खाते थे कोकेन, ये पाब्लो के थे, इस वजह से इनको कोकेन हिपोस का टाइटल दे दिया गया। और 1993 में पाब्लो की डेथ हो गई थी। फिर क्या लेके, अच्छा ये 80 हिपोस लेके आएंगे, 80 नंबर जो बताया। और रेलोकेशन का पहले भी कोलंबिया ने ट्राई करा था कि किसी और जगह पे रेलोकेट कर देते हैं, जैसे मैक्सिको, इंडिया, ये कुछ फेवरेट कंट्रीज थी। पर दिक्कत क्या हुई थी, $3.5 मिलियन तक की कॉस्ट इसके ऊपर जाएगी अगर रेलोकेट करते भी हैं। हाँ, मतलब इतनी कॉस्टिंग चली जाएगी, और टोटल कॉस्ट जाएगी, टोटल वासु। क्यों जाएगी? तो उसका भी रीजन है। जब इन हिपोस को लेके आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक तो स्टील के क्रेटर चाहिए, मतलब पूरे वो बंद हो, और दूसरी चीज इनके ऊपर वाटर का शार चलता रहना चाहिए। पानी में रहते हैं ना, ये फुहारा निकालते रहते हैं प्रॉपर बार बार, तो इनको वाटर की शावरिंग चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इनको स्ट्रेस हो जाएगा कि वाटर नहीं मिल रहा है, और स्ट्रेस से क्या होगा, इनको मायोपैथी हो जाएगी, इनके मसल वीक हो जाएंगे। तो वंतारा तक पहुंचा तो दिया, पर मायोपैथी से वो इम्पैक्ट हुए, वो जाके उधर खत्म, और वंतारा पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, भाई तुमने तो मार ही दिया इनको। तो मतलब इतना ज्यादा इनको लग्जरियस ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि वाटर शार मेरे ऊपर होता रहना चाहिए, तभी मैं ढंग से पहुंचूंगा। एंड डिस्टेंस, साउथ अमेरिका से इंडिया तक का डिस्टेंस आप बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वाटर का शार कॉन्टिन्यूसली वहां पे चाहिए होगा, तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हमने ये सारा ही देख लिया कि, और बाकी कोलंबियन गवर्नमेंट ने यही बोल, अभी के लिए कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं की है। चलो ठीक है, छोटी सी स्टोरी थी, पर आपको पता होनी चाहिए, अभी ये बोला गया तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूरा स्टोरी लिख दिया हुआ है,
और बाकी आप पढ़ लेना इसको एक बारी। ये देख लेते हैं हिपोपोटामस के बारे में। ऑर्डर एरिटोडेक्टाइला आता है, हिपोपोटामिडे फैमिली है, और वजन इसका 1600 kg जो एवरेज रहता है। अदरवाइज जो डोमिनेटिंग मेल्स होते हैं उनका 3000 किलो तक भी चला जाता है। और इसके अलावा 1.5 मीटर की हाइट है। हैबिटेट सेमी एक्वेटिक है, पानी के पास में ही रहते हैं हमेशा। और इनका जो पॉड होता है वो मड के आसपास रीजन को ज्यादा प्रेफर करता है, और इसी के साथ छोटे छोटे पॉड बनाए होते हैं। पॉड मतलब ग्रुप, जो सोशल ग्रुप्स इनके बने हैं। ज्यादा मेंबर उसमें ये इंक्लूड नहीं करते हैं। मड के पास क्यों रहते हैं? ताकि ठंड मिलती रहे थोड़ी थोड़ी। इतनी बड़ी बॉडी है इनकी तो ठंड भी तो चाहिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए मड ज्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद जैसे डस्क होती है, डस्क मतलब मैंने बोला ना नाइट के टाइम पे इनको 35 किलो तक की घास चाहिए होती है, तो शाम के टाइम पे ये प्रेफर करते हैं 35 किलो का कंटेनर आगे रखा जाए जिसमें घास अवेलेबल हो। पहले खुद खा रहे थे, वनतारा में आएंगे तो खिलाना पड़ेगा, ठीक है, 35 किलो। चलो ठीक है। डाइट अगर देखें तो हेल्दी और मोस्टली लिखा हुआ है ना, तो हर्बीवोर्स ही रहते हैं ये, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या पता छोटी मोटी मछली खा ली एक आधी बार सर्वाइवल के लिए, बट मोस्टली दे आर हर्बीवोरस। तो 35 किलो तक का ये घास खा लेते हैं एक रात में। एक इंडिविजुअल जो हिप्पो होगा वो इतना घास खा लेता है। एंड यहाँ पे देखना नीचे कुछ लिखा है, क्रूगर वाइल्ड लाइफ सफारीज, जहां से ये पिक्चर उठाया है। ये नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ये नेशनल पार्क भी है, वहीं से ये स्निपेट उठा है, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया आपसे। लाइफ स्पैन इन हिपोस का 40 ईयर्स तक रहता है। हमारा कितना है? 70 ईयर्स जो एवरेज है। अब 73 पे आ चुका है, तो उसी के आसपास ये 40 ईयर्स तक रहते हैं। बाकी जेस्टेशन पीरियड इनका, अच्छा इनमें फीमेल को काउ बोलते हैं, फीमेल को काउ भी बोलते हैं हिपोस को, ठीक है। तो कॉल्ड काउ। और एक ही काफ होता है 2 साल के अंदर, मतलब थोड़ा नर्चरिंग का टाइम पीरियड, डिलीवरी होगी फिर दोबारा से नर्चरिंग। काउ काउ गाय की तरह, COW, हाँ काउ बोलते हैं। ओके उसके बाद IUCN स्टेटस अगर देखोगे तो वल्नरेबल है। और वैसे ही एक साइट्स भी आता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, इसके अपेंडिक्स नंबर 2 के अंदर इनको प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसका अपेंडिक्स रटना मत, ये याद रह जाएगा आपको। अपेंडिक्स 1 में तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना कि आप ले ही नहीं जा सकते किसी भी स्पीशी को एक जगह से दूसरी जगह पे। इसको तो वनतारा ने बोला ना हम ले आएंगे, रेलोकेट कर लेंगे। तो साइट्स ने बोला है पहले हमें लाइसेंसिंग की पूरी वो वेरिफिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसको रेलोकेट कर सकते हो। तो मतलब अपेंडिक्स 2 भी क्या बोलता था कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हो, आपके लाइसेंस में कोई इशू नहीं है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। तो अपेंडिक्स 2 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी। हाँ इंडिया को भी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रीडिंग तो यहाँ पे भी करेंगे, उसको थोड़ी रुकवा सकता कोई, है ना। तो वो चीज तो होएगी। चलो ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल भी है ये आफ्टर एलिफेंट, ठीक है। बाकी ये साइट्स का मैंने आपको अपेंडिक्स 2 बता दिया। IUCN स्टेटस आपने याद रखना है, दैट इज वल्नरेबल। और ये यूट्रोफिकेशन वाली प्रोसेस लगी ना पता, एल्गल ब्लूम वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। बाकी ये स्टोरी है जो मैंने आपको पूरी सुनाई फ्रॉम 1981 1993 में क्या हुआ वो आप पढ़ लोगे एक बार। ये पॉपुलेशन का नंबर बताया इनका कैसे बढ़ता गया। इन्वेजिव एलियन स्पीशी पहले लेके तो एक्सोटिक पर्पस से ही लाए जाते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, बाद में वो एलियन तो फॉरेन को इंडिकेट करता है, बाद में वो इन्वेजिव बनते हैं जब खुद की नेटिव स्पीशी के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो इन्वेजिव एलियन स्पीशी। अच्छा इसी हफ्ते आपने एक और पढ़ी थी इन्वेजिव एलियन स्पीशी, कौन सी थी? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। और गोनाकॉन करके एक वैक्सीन भी यहाँ पे यूज हुई थी, मैंने बता दिया आपको। गोनाकॉन साइनोबैक्टीरिया, एल्गल ब्लूम, एक ही बात है। ये सारा लिखा हुआ है जो मैंने स्टोरी आपको आराम से सुनाई। लग गई ना स्टोरी, तो पता कुछ भी नहीं थी, कहानी थी ये।